अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? Today we are going to cover the topic factors affecting second language learning, and we did all the methods earlier. और इंशाल्लाह उसकी I think थोड़ा सा आपका recap भी हो जाएगा when we are doing these factors. So इसमें से this is an online resource कि जो मैंने ली थी and it was very comprehensive. और इसमें से लेकिन कुछ details ऐसी हैं कि which are not related to your course, तो हम वो slides skip कर देंगे. So be very careful. और इसीलिए मैंने आपसे ये स्क्रीन शेयर करके कर रही हूँ ताकि यू आर नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग व्हिच इन आवर केस इज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? इंटेलिजेंस, आपका एप्टीट्यूड यानी आप में एबिलिटी है, आपका नेचुरल एक टैलेंट है, आपकी पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड, लर्नर प्रेफरेंसेज कि लर्नर्स जो हैं उनकी प्रेफरेंसेज अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज, एटीट्यूड्स टुवर्ड लर्निंग द लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. लर्नर बिलीव्स आ जाते हैं. ये बिलीव्स क्या होते हैं हम इस पे बात करेंगे. एंड एज ऑफ एक्विजिशन, एज ऑफ एक्विजिशन कि किस एज पे जो है आप लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं या लैंग्वेज सीख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें द नेक्स्ट स्लाइड, the good language learner, are there personal characteristics that make one learner more successful than another? तो क्या इस पे आप बिलीव करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में भी हम असाइनमेंट्स में बात करेंगे. सो यू कैन स्किप स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3. Let's move on to intelligence, slide 4. So intelligence has multiple types. Traditionally intelligence refers to the mental abilities, आपकी जो mental ability है, आपकी जिसको जनरली IQ कह देते हैं, जिसको इंटेलिजेंस क्वोशंट है, और ये IQ टेस्ट से मेजर की जाती है. इट यूजुअली मेजर्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि टेस्ट आपने देखे होंगे कि किस तरह के होते हैं. यूजुअली आपके पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, तो उसमें आपकी वर्बल या लिंग्विस्टिक एबिलिटी कि आप लिख कितना सकते हैं, बात को समझ के एक्सप्रेस कितना कर सकते हैं रिटन फॉर्म में, या फिर आपको मैथ्स की या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं और वो फिर आप लोग सॉल्व करके शो करते हैं. IQ टेस्ट इस तरह के होते हैं. ठीक है, सो जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो पूरी तरह की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करते. There are other types of intelligence such as spatial intelligence. हमने ये multiple intelligences में बात की थी क्लास में, अगर आपको याद हो. Spatial intelligence is कि जब आपको अपने इर्द गिर्द की स्पेस और किस तरह से उस स्पेस में आप में मूवमेंट करनी है उसकी आपको बहुत अच्छी इंटेलिजेंस हो. प्लेसेस स्पेस डिज़ाइन करना, आर्किटेक्ट्स, उनके पास ये बहुत अच्छी होती है ये वाली इंटेलिजेंस. देन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बॉडी की मूवमेंट्स और किस तरह से आपने अपनी ही फोर्सेस के जरिए कोई स्पेसिफिक टाइप का जो है मोशन वो लेके आना है. फॉर इंस्टेंस डांसर्स करते हैं, एथलीट्स करते हैं कि कितना, फॉर इंस्टेंस अगर आपने इवन बॉल जो है वो बास्केटबॉल में आपने बास्केट में थ्रो करना है, सो कितनी फोर्स लगेगी, क्या एंगल होगा, कितना आपने जंप करना है, कितना बाजू उठाना है. तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एन इंटेलिजेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स या रिदम्स जो होते हैं. Then interpersonal intelligence, how two people communicate between themselves और उसकी dealings में किस किस्म की intelligence चाहिए होती है. And intrapersonal intelligence कि within yourself, अपने अंदर reflection के through किस तरह से आप अपने traits को, अपनी qualities को measure करके उनको सामने लाएं और दूसरों से interactions को बेहतर बनाएं. ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें अभी करेंगे. और ये अभी तो मैंने आपको एक बहुत ही brief इसका दिया. नेक्स्ट स्लाइड में भी इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आ रही है. लिंग्विस्टिक में स्पीकिंग, यूजिंग वर्ड्स, राइटिंग, गिविंग प्रेजेंटेशंस. लॉजिकल में यूजिंग नंबर्स, लॉजिक्स, कैलकुलेशंस, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स. अब ग्रामर रूल्स भी इसी तरह से लॉजिकल. फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ आपको कि जी प्लूरल बनाते हुए आपने एस लगाना है या ES लगाना है, तो आप में इतनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो कि जब आपने कोई नाउन देखा उसका प्लूरल बनाना है तो उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए आप एस लगाएं या ES लगाएं. ठीक है, तो इसमें लॉजिक इस्तेमाल होती है. हम लोग चूंकि इतना ऑटोमेटिकली करते हैं ये काम सब कि हम लोग रियलाइज भी नहीं करते कि हम लोग ये काम कर रहे हैं. ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस, ड्राइंग में, पेंटिंग में, यूजिंग कलर, आर्ट, ग्राफिक्स. अब एक पेंटिंग है बड़ी वेल बैलेंस्ड होती है तो हमें भी अच्छी लगती है. हम समझ नहीं सकते कि क्यों हमें अच्छी लग रही है, मगर जो लोग बनाते हैं उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होती है कि वो मैप्स, चार्ट्स, ये चीज़ भी बना सकते हैं. इसी तरह मैंने कहा आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन करते हैं, 3D स्पेसेस को डिज़ाइन करते हैं, वो सारी इंटेलिजेंस. बॉडीली काइनेस्थेटिक, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हम मसल्स को किस तरह से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके मूव करना है. एथलेटिक स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ड्रामा, थिएटर में ये सारा यूज हो रहा है. म्यूजिकल इंटेलिजेंसेस,
इसमें यूजिंग म्यूजिक, टोन्स, हेयरिंग, प्रोड्यूसिंग द इंटोनेशन एंड रिदम ऑफ लैंग्वेज। बाज लोग किसी का एक्सेंट कॉपी करने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, नकलें बड़ी अच्छी उतारते हैं, जानवरों की नकलें बड़ी अच्छी उतार लेते हैं, तो उनको वो उनकी जो आवाज़ और रिदम्स होते हैं, उनकी इंटोनेशन, उनको कॉपी करने की इंटेलिजेंस होती है, तो ये भी म्यूजिकल में आता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, टॉकिंग विद अदर पीपल, अंडरस्टैंडिंग देम, यूजिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूजिंग लैंग्वेज टू एनालाइज योर सेल्फ, और फिर उसके जरिए जो आपको इंटेलिजेंस, आपको जो समझ आती है, उसको बरूए कार लाते हुए आप दूसरों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीड जरा मैंने बच्चों तेज रखी हुई है कि आप लोग उस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग टाइम इसका बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर हम सब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो intelligence, especially measured by verbal IQ test, may be strong factor when it comes to learning that involves language analysis and rule learning. अब language learning में हम ये समझ सकते हैं कि verbal learning जो है वो बहुत important है. On the other hand, intelligence may play a less important role in language learning that focuses more on communication and interaction. ठीक है, जहाँ पे interaction और communication आती है, वहाँ पे खाली verbal IQ काम नहीं देगी, वहाँ पे आपको interpersonal भी चाहिए, आपको intrapersonal skill भी चाहिए, ठीक है, आपको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी चाहिए, क्योंकि जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो बहुत से डिफरेंट प्रोसेसेस आपके चल रहे होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और हर पर्सन में मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स होती हैं। हम सबको बरूए कार लाते हुए आपने लैंग्वेज लर्निंग में टीचिंग करनी है। एन इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट शी इज सक्सेसफुल सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। बाज लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर क्या पता उनके सारे सब्जेक्ट जो हों मैथमेटिकल टाइप के हों या कोई एप्लीकेशन बेस्ड हों, उनमें वर्बल इंटेलिजेंस कम हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज लर्निंग भी बहुत अच्छे, लैंग्वेज लर्नर भी बहुत अच्छे होंगे। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। The second factor is aptitude. Aptitude refers to potential for achievement, कि आप में कितनी ability है कि आप कुछ achieve कर सकें, एक natural talent कितना है। An aptitude test is designed to make a prediction about an individual's future achievements. अब ये आपको याद होगा, आपके साथ या आपसे सीनियर्स के साथ ही मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट भी किया था हम लोगों ने, कि अपनी आप जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में अपनी इंटेलिजेंस टाइप्स देखें। तो उन टाइप्स, उस टेस्ट का क्या मकसद था कि आपको पता हो कि आपकी डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस कहाँ है, और हम प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में आपके लिए करियर पाथ्स कौन से अच्छे हो सकते हैं। व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर इफ यू आर मैथमेटिकली इंटेलिजेंट, इफ यू आर वर्बली इंटेलिजेंट, इफ यू आर स्पेशली इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज। तो अगर हम देखें कि लैंग्वेज लर्नर्स के पास कौन से एप्टीट्यूड्स होने चाहिए, तो दे विल बी आइडेंटिफाई एंड मेमोराइज न्यू साउंड्स। जिस तरह हमने बात की थी आई थिंक चाइनीज लर्नर्स की, कि वो ल एंड र साउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते न्यू साउंड्स को, फिर उनको मेमोराइज नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से आप न्यू लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं उनको आप सीख सकेंगे। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो कहाँ आते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ग्रामर रूल्स कैसे हैं, ये सब की एबिलिटी आपके पास होगी, then only you can learn how the sentences are made in the new language. Ability to figure out grammatical rules for language from language samples. अब आपको rules नहीं बताए गए, तब भी आप जो है उनको खुद से समझ के वहाँ से आप रूल एक्सट्रैक्ट करें। हमने ये बात की थी कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आप जो है रूल्स को सीख सकते हैं। The ability to memorize new words. All these abilities and aptitudes are important for the language learners, and we have to develop and give experience of all these abilities and skills in the language classroom. So earlier research revealed a substantial relationship between aptitude for language learning and performance, okay, that was taught with grammar translation or audiolingual methods. Dono methods you are familiar with, okay, we did these. So substantial relationship है कि जब आपका एप्टीट्यूड हो तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे अगर आपको ग्रामर ट्रांसलेशन और ऑडियो लिंगुअल मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाए, जो कि दोनों आप जहन में करें कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से और इसमें स्ट्रक्चरलिज्म पे फोकस था। याद है ना कि स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर और एक्यूरेसी पे फोकस होता है इन दोनों मेथड्स में। However, aptitude seems irrelevant to L2 learning with the adoption of a more communicative approach to teaching. तो अगर मीनिंग और फॉर्म की बजाय मीनिंग पे और कम्युनिकेशन पे
हम फोकस करें और इसमें हम कहें कि जी कम्युनिकेशन कर लें, बेशक गलतियां आए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी ना भी हो, तो फिर ये एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज लर्निंग का उतना किरदार नहीं रहता, बट स्टिल इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ओके, successful language learners are not necessarily strong in all components of aptitude. Teachers can select appropriate teaching approaches and activities based on learners' aptitude profiles. Aptitude profiles वही कि जो आपकी multiple intelligence के थ्रू पता करें कि आप में कौन सी इंटेलिजेंस है, नेचुरल एप्टीट्यूड्स किस चीज़ के हैं, तो आपको डिफरेंट एप्टीट्यूड आपका जो डिफरेंसेस होते हैं उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज टीचिंग करवानी चाहिए. The third thing is personality. There are a number of personality characteristics that are likely to affect L2 learning. अब ये क्या personality traits हैं? आप extrovert हो सकते हैं या introvert हो सकते हैं. Extrovert जो बड़े outgoing लोग होते हैं, जिनको लोगों में पार्टी करने का मजा आता है, बहुत ज़्यादा friends होते हैं, हर किसी से बात करने का शौक होता है. Introversion क्या है? Introverts वो लोग होते हैं कि जो तन्हा रहना, खुद सोचना, reflection करना, किताबें पढ़ना, कोई अकेले बैठ के काम करना, इस तरह के, और लोगों में ज़रा थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं. तो ये स्किल्स होती हैं, ऑल्दो कि आप इंट्रोवर्ट होते हुए भी अपनी सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और आप एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी तन्हाई में कुछ स्किल्स और कुछ अपना जो है हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं. ये नहीं कि आप पे ठप्पा लग गया और आप उसी तरह ही रहेंगे. इनहिबिशन वर्सेस रिस्क टेकिंग. इनहिबिशन के आप रिस्क टेकिंग नहीं, आप कोई नई चीज़ इनिशिएट नहीं करते, आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप में दबे रहते हैं और फिर कोई और शुरू करे तो उनके साथ शामिल हो जाए. रिस्क टेकिंग कि आपको नहीं भी आता तो आप जो है कहते हैं चलो करके देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है. फिर सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी कितनी है, आपकी अपने बारे में राय कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कहें कि अच्छा मेरे में कितनी एबिलिटी है. बाज़ लोग बहुत अच्छे इनमें एबिलिटीज होते हैं मगर उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, तो वो आगे आना पसंद नहीं करते. इसी तरह लैंग्वेज क्लासरूम में आपको आता सब कुछ है मगर आप टीचर के सामने बोलना पसंद नहीं करते, और बाज़ लोगों को आता है इतना ज़्यादा नहीं मगर वो बोल बोल के अपनी झिझक ख़त्म कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली सीख भी लेते हैं. आपकी एंग्जाइटी कितनी है, आप परेशान कितना हो जाते हैं, ये भी आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ है कि जी इनिशियल एक एंग्जाइटी बहुत हो जाती है तो उसकी वजह से आप जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, फिर जब एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. इसी तरह से एम्पैथी. एम्पैथी इज कि दूसरों के जज्बात को समझना, उनके शूज में अपने आप को खड़ा करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट है. बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करते हैं तो इवन वो जो गलत करने वाले हैं उनको उनकी भी तरफदारी करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ लोग बिल्कुल भी एम्पैथाइज नहीं करते. So some studies have found that learners' success in language learning is associated with extroversion. तो extroversion से क्यों language learning associated है, क्योंकि assertiveness and adventurousness. Assertiveness ये कि अपने point of view को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचाना, अपने आप को assert करना, और फिर adventurousness में भी ये आ रहा है कि आप जो है रिस्क टेकिंग करें, आप देखें कि ओके चलो इस क्लास में जाके देखते हैं कैसी, तो कुछ तो लर्न हो गए, ठीक है. While others have found that many successful language learners do not get high scores on measures of extroversion. ठीक है, so दोनों चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं. Inhibition is a negative force for second language pronunciation performance. अब pronunciation for instance inhibition है, आप झिझक रहे हैं और आपने pronunciation सीखनी है. जब तक आप ऊंचा ऊंचा बोलेंगे नहीं, अपनी pronunciation ठीक नहीं करेंगे, तो तब तक आप जो है सक्सीड नहीं कर सकेंगे. तो अगर इनहिबिशन बहुत ज्यादा है तो ये नेगेटिव फोर्स बन जाती है. जैसे आपको क्लास में भी याद होगा, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक कराती हूँ कि MEASURE, मेजर. आप लोग अक्सर कहते हैं मैयर या प्लेयर या ट्रेयर, तो ये होता है बेसिकली मेजर, ट्रेजर, प्लेजर, ज साउंड. अब ये ज साउंड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनहिबिशन खत्म नहीं करेंगे, तो तब तक आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को मास्टर नहीं कर सकेंगे, ठीक है. However, in general, the research does not show a clearly defined relationship between personality and second language acquisition. तो रिसर्च के हिसाब से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है. हर तरह की पर्सनालिटी के लोग जो हैं वो सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं. Personality may be major factor only in the acquisition of conversational skills, not in the acquisition of literacy skills. यानी कि जहाँ पे बोलना है, दूसरों से इंटरेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी इनहिबिशन को कंट्रोल करना है या एक्सट्रोवर्जन शो करनी है, वहाँ पे ओरल जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है उसमें तो आपकी पर्सनालिटी का काम सामने नजर आती है. लिखने पढ़ने की चीज़ों में, जिसको लिटरेसी स्किल्स कहते हैं, उनमें नहीं आती, ठीक है. दिस इज ओनली रिसर्च फाइंडिंग. हर किसी के कॉन्टेक्स्ट में, हर किसी के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हिसाब से ये डिफर कर सकता है.
ओके, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। तो मोटिवेशन दो तरह की होती है, ये पहले भी आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में और साइकोलॉजी वगैरह की चीज़ों में किया होगा। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, ठीक है, जो होती है इंटरनल मोटिवेशन, या उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि भाई मैंने ये करना है, मुझे खुद शौक है। दूसरी होती है, यहाँ पे अब ये इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि आपको पता है अच्छा अब अम्मी अबू कह रहे हैं तो मैं करूँ, या अच्छा ये मुझे पसंद तो नहीं मगर ये डिग्री पूरी करने के लिए ये करना जरूरी है। तो ये एक्सट्रिंसिक, ये एक्सटर्नल आप पे कोई प्रेशर है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी एक होती है इंटेग्रेटिव और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, जो पर्पस आपका डिटरमिन करती है, ठीक है। इंटेग्रेटिव का मतलब है कि आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ या ओवरऑल शौक की वजह से कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं, लैंग्वेज आप एक्वायर कर रहे हैं, आप उसको अपनी बाकी स्किल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल इज कि आपको पता है कि आपको खुद से तो शौक नहीं है, मगर आपको कोई जॉब एक्वायर करने के लिए या कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए या कोई अवार्ड लेने के लिए ये स्किल सीखना ये ज़रूरी है, तो इसलिए आप उसको बस खाना पूरी करने के लिए आप समझे कि इंस्ट्रूमेंटली आप जो है वो लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे ना। तो अगर किसी में किसी का पर्पस इंटीग्रेटिव हो, यानी उसने अपने आप को बेटर करना हो और उसकी मोटिवेशन अपने अंदर से आ रही हो, तो ऐसा लर्नर विशेस टू लर्न L2 फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल एनरिचमेंट। अगर ये है इंटेग्रेटिव कि उसको अपने आप को बेहतर करने का शौक है मगर मोटिवेशन बाहर से आ रही है, जैसे पेरेंट्स, लर्नर्स के पेरेंट्स कह रहे हैं विशेस द लर्नर टू लर्न द लैंग्वेज फॉर एन इंटेग्रेटिव रीजन, तो फिर वो यहाँ पे लाई करेगा। अगर इंस्ट्रूमेंटल है, द लर्नर विशेस टू अचीव प्रैक्टिकल गोल्स यूजिंग L2, फॉर एग्जांपल करियर के लिए, तो करियर की उसकी विश जो है वो आ तो अंदर से ही रही है ना कि मैं करियर के लिए ये कर लूँ, तो उसको बेसिकली लैंग्वेज से इंटरेस्ट नहीं है, उसका मकसद ये है कि उसका करियर इन्वॉल्व हो, तो वो यहाँ लाई करेगा। और एक्सटर्नल पावर वांट्स द लर्नर टू लर्न L2 फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। फॉर इंस्टेंस अगर किसी कंपनी ने कहा कि भाई आप लोगों को ये जब तक नहीं करेंगे आप लोगों को 5,000 रुपया हर महीने फालतू नहीं मिलेगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा, तो ना ही उनकी मोटिवेशन अंदर से आ रही है बल्कि बाहर से आ रही है, और ना ही उनको अपने लिए चाहिए बल्कि उनको सिर्फ उस बोनस के लिए चाहिए, तो वो यहाँ लाए करेंगे। तो ये देख लेना आप, ये 4 तरह के डिफरेंट, अब ये लर्नर्स डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ अगर एक ही क्लासरूम में बैठे हों, तो उन सबको टीचर्स एक ही लेवल पे नहीं पढ़ा सकती, हर एक के हिसाब से बात भी डिफरेंट हो, हर एक के हिसाब से उनकी एक्विजिशन भी डिफरेंट होगी, कोई सीख लेंगे, कोई कम सीखेंगे, कोई पूरा पूरा सा सीखेंगे इतना कि वो पास हो जाएं, ठीक है। ऐसा होगा ना, आप लोगों में भी ये होता है, जिसको शौक होता है उनको वो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको नहीं शौक होता, जो मजबूरी से बैठे होते हैं, वो बस अटेंडेंस लगवा के बाहर चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात। तो ये चीजें जहन में रखनी है बस, इसका ये और कोई आपका मकसद नहीं है, आपको समझना चाहिए कि कुछ मोटिवेशन अंदर से आ रही है, कुछ बाहर से आ रही है, कुछ लोग अपनी ग्रोथ के लिए सीखते हैं, कुछ लोग कोई किसी और मकसद के लिए सीखते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के लर्नर्स आपके सामने बैठते हैं। Both integrative and instrumental types of motivation are related to success in L2 learning, और रिसर्च स्ट्रांगली फेवर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन रह जाएगी, यानी कि आप ज़्यादा देर तक वो लैंग्वेज, क्योंकि आप एक्सेलेंस और अपनी बेहतरी और ऑटोनॉमी कि मैं खुद से ये कर सकूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, मुझे डिक्शनरी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जी मैं अपनी पूरे पोटेंशियल को रियलाइज़ कर लूँ, मैं सेकेंड लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, इन सब चीज़ों पे चूंकि फोकस होता है इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसलिए ये वाले लर्नर्स जो है लॉन्ग टर्म रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है कि लैंग्वेज को रिटेन कर लेते हैं, लैंग्वेज उनकी मेमोरी में रह जाती है और वो उसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लैंग्वेज जो है अच्छी है और मैं इसको सीखूं तो मेरी भी अपने लिए अच्छी बात है, ठीक है, और आपका उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तब लैंग्वेज लर्निंग बेहतर होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर आपकी आइडेंटिटी और एटीट्यूड है तो लर्निंग L2 इज एनरिचमेंट, एनरिचमेंट होगी आपकी अपनी स्किल्स की भी, आप इसको अच्छा समझेंगे और आप वैसे भी इसके बारे में अपने अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग रखेंगे। और अगर आपकी आइडेंटिटी और एटीट्यूड इसके बारे में नेगेटिव है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई भी जबान है उसको कहें कि भाई ये क्यों सीखनी है, क्या मसला है, क्यों सीखें हम, तो आप अगर आपको इस तरह की क्लास में बिठाया जाए तो आप सीख तो लेंगे मगर रिजेंटमेंट होगी, आप हर वक्त कुड़ते रहेंगे, आप उसके बारे में
जो है पीठ पीछे बुराइयां ही करते रहेंगे, क्या हमें कह दिया कि सीखें, क्या है, हम ना भी सीखें तो क्या, हमने कौन सा इसको इस्तेमाल करना है। सोचें जरा, मैथ्स की क्लास में बाज लोग मैथ्स एंजॉय करते थे, बाज लोग मैथ्स नहीं एंजॉय करते थे। तो जो एंजॉय करते थे वो पॉजिटिव एटीट्यूड आइडेंटिटी थी, जो नहीं एंजॉय करते थे वो पास तो हो जाते थे मगर वो नेगेटिव एटीट्यूड और आइडेंटिटी होती थी। Okay, social dynamics and power relationships between the L1 and L2. Social dynamics ये होते हैं कि किस तरह से different social classes उन languages को use करते हुए एक दूसरे से interact करते हैं, ठीक है? जैसे minority group members learning the language of a majority groups may have different attitudes and motivation from those of majority group members learning a minority language. तो ये नहीं, अगर कोई majority के लोग हैं वो इसको important नहीं समझेंगे कि minority की language को सीखा जाए, लेकिन माइनॉरिटी वालों को पता है कि मेजॉरिटी की लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो डिफरेंट एटीट्यूड्स आते हैं, फिर रिजेंटमेंट आ जाती है, उसके बारे में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है या नेगेटिव एटीट्यूड आता है, ठीक है? थिंक ऑफ व्हाई एन ईएसएल लर्नर एंड ईएफएल लर्नर्स एटीट्यूड्स में डिफर इन मोटिवेशन। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का लर्नर कि जिसको पता है कि एज अ सेकंड लैंग्वेज को इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर कि जिसको पता है दिस इज एन ऑप्शनल लैंग्वेज, कर लें ना कर लें तो उससे ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के एटीट्यूड्स में फ़र्क होगा। मोटिवेशन इन द क्लासरूम सेटिंग में मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इनटू द लेसन, इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टास्क मटेरियल्स दे सकते हैं टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेवल। फिर आप कोऑपरेटिव रादर देन कम्पिटिटिव गोल्स दे सकते हैं टू इंक्रीज स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर इंस्टेंस अगर शुरू में ही आते साथ ही आप लोग कहें कि जी टीम ए और टीम बी का जो आपस में हम कंपटीशन कराएंगे, जिस टीम के ज़्यादा मार्क्स हों उनको इतने हम असाइनमेंट्स ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे उनको आप ज़्यादा मार्क्स दे दें, तो ऐसे में वो जो बेचारे इनहिबिशन वाले स्टूडेंट्स हैं या इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मगर अगर आप कहें कि जी आपकी ग्रुप्स बनाएं, सेफ ग्रुप है, मार्क्स कोई नहीं है, आप लोग मिलके ये काम करें, तो इसमें जो शाय स्टूडेंट्स हैं, इनहिबिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी थोड़ी कोशिश करके पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक सपोर्टिव नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एटमोसफेयर क्रिएट करें, जिसमें थ्रेट ना हो, जिसमें किसी को परेशानी ना हो, जिसमें कोई घबरा ना जाए। ओके, अब लर्निंग प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल्स, वी हैव ऑलरेडी डन दीज। ओके, सो लर्निंग स्टाइल्स में क्या आता है, विजुअल, ऑरल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स हैं। फिर इसमें लर्निंग स्टाइल्स में आप लोगों ने किया था ना कि जो है लर्निंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के लिए डिफरेंट लर्नर टीचर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और उन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमने पहले इतना नहीं किए थे, कि फील्ड इंडिपेंडेंस वर्सेस फील्ड डिपेंडेंस, रिफ्लेक्टिविटी वर्सेस इम्पल्सिविटी, राइट ब्रेन डोमिनेंस वर्सेस लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हम आगे भी करने लगे हैं। परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल्स में विजुअल लर्नर आ रहा है कि जो उनको चीज़ को देखना ज़रूरी है, ऑडिटरी या ओरल लर्नर्स कि जिनको सुनना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस बास को मैं अगर ये हैंड आउट दे दूँ वो पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन बास को मेरी ये साथ एक्सप्लेनेशन सुनना ज़रूरी होगी, खाली पढ़ के उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑडिटरी लर्नर्स हो सकते हैं। फिर हैप्टिक लर्नर्स के लर्न मोर इफेक्टिवली थ्रू टच एंड बॉडी मूवमेंट। अब आप लोग कुछ लिखें, कुछ बनाएं, तो काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल, टैक्टाइल का मतलब कि हाथों से चीज़ों को टच करके उनको चीज़ की ज़्यादा समझ आती है। तो अगर उनको मैं बताऊं कि जी स्फीयर क्या होता है, कि वो 3 डायमेंशंस में सर्कल होता है, तो उस तरह उनको समझ नहीं आएगी। उनको अगर हाथ में मैं बॉल पकड़ा दूंगी तो उनको समझ आ जाएगी, ओके दिस इज अ स्फीयर, ठीक है? फिर काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं, दे लर्न मोर इफेक्टिवली थ्रू कॉन्क्रीट बॉडी एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट बॉडी एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि उठ के, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ सिट का ये मतलब है, स्टैंड का ये मतलब, तो खाली मतलब समझना काफी नहीं, एक्चुअल सिट और स्टैंड उनको करवा दिया जाएगा, बॉडी मूवमेंट आ जाएगी, तो उनको ज्यादा देर तक वो याद रहेगा। टैक्टाइल लर्नर्स क्या होते हैं, अगेन ये हैंड्स ऑन होते हैं, इनको हाथ में चीज पकड़ के। तो हैप्टिक लर्नर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इसलिए उन्होंने उसको एक नई चीज बना दिया। अच्छा, अब फील्ड डिपेंडेंट जो हमने पहले बात की थी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स पिक आउट हिडन फिगर्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग more quickly. They tend to perceive elements independently of a context and field and focus on detail.